नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे बिहार में जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर सवाल अब खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से प्रमुख उद्योगपति गोपाल खेमका की सरेआम पटना में गांधी मैदान के पास, जो कि आप जानते हैं कितना ऐतिहासिक वो जगह है, वहां पर उनकी हत्या कर दी जाती है जब वो क्लब से अपने घर पहुंचते हैं और इसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, गोपाल खेमका के पुत्र की अभी से 6 साल पूर्व बिहार के हाजीपुर में उनके फैक्ट्री के बाहर हत्या कर दी गई थी। यानी परिवार पर देखिए किस तरीके का वज्रपात जो है वो गिरा है। पहले उनके पुत्र की हत्या होती है और अब पिता की हत्या कर दी गई है। और इस पूरे प्रकरण के बाद बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। किस तरीके से सरेआम बाइक पे सवार होकर हत्यारे पहुंचते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष ठाकुर जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे सहयोगी ललित राय हमारे साथ है। और सबसे पहले संतोष जी, आप ही के पास आते हैं और शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, वहाँ के हालात को। ये क्या हुआ संतोष जी, जिस तरीके से गोपाल खेमका की हत्या हुई है, इससे पूर्व उनके बेटे की हत्या हुई थी 6 साल पहले। देखिए, दोनों घटनाओं को जोड़ना कितना उचित होगा ये मुझे नहीं लगता कि इस समय उसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था की बात हो, क्योंकि 6 साल पहले की बात है, तो 6 साल पहले भी जेडीयू की सरकार थी, इस समय भी जेडीयू की सरकार है और जेडीयू और भाजपा बिहार में गठबंधन में है। वो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल पर ये हमेशा से आरोप लगाते रहे कि उनका शासनकाल जंगल राज था। लेकिन नीतीश कुमार जी जब से आए हैं, उनके पहले टर्म को अगर देखें तो उसमें उन्होंने काफी विकास के कार्य किए, सड़कें बनाई, जो भी किया। लेकिन उसके बाद का जो भी कार्यकाल है, चाहे वो भाजपा के साथ रहे या आरजेडी के साथ रहे, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पे कुछ बहुत ज्यादा मेरे को लगता है कि ऐसा प्रभावी वो अंकुश नहीं लगा पाए और इसी की वजह से जो है हत्या और लूट, फिरौती, इस तरह की घटनाएं वहां होती रहती है, गैंगवार भी होता है। हाँ, ये बात सही है कि जेडीयू के शासनकाल में आप ये कह सकते हैं कि अपराध के बाद अपराधियों को पकड़ने में एक चुस्ती दिखती है, लेकिन घटना होनी ही क्यों चाहिए। कानून व्यवस्था का मतलब ये है कि अपराधियों के मन में खौफ रहे कानून का और अपराध ना हो। बिल्कुल संतोष जी, अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए। और ललित, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए चंद महीनों में और 3 महीने बाद ही बल्कि कहें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक जाएगा। अब तेजस्वी यादव का मैं सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा था, वो कह रहे हैं कि इसको जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, क्योंकि जंगल राज जो है भारतीय जनता पार्टी, लालू यादव का जो शासन रहा है, राबड़ी देवी का जो शासन रहा है, उसको लेकर लगातार अटैक करती रहती है। चुनाव से पहले अभी भी अटैक करना शुरू कर चुकी है वो। और जबकि वो कह रहे हैं कि इसको जंगल राज ना कहा जाए तो क्या कहा जाए, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मौका मिल गया विपक्षी दलों को हमला करने का नीतीश सरकार पर। मनीष, देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि विधानसभा का चुनाव जब नवंबर के महीने में होना है, करीब करीब 2 से 3-4 महीने के बाद, तो निश्चित तौर पे इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके बाद विपक्ष को एक मौका मिल जाता है घेरने को। और जैसा कि आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि गोपाल खेमका, जिनकी उनके ही आवास के करीब 9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई है, काफी क्लोज रेंज से मारी गई है। तो और जैसा कि आपने बताया भी अपने इंट्रो में कि 6 साल पहले इनकी बेटी की भी हत्या हुई थी और जीके कॉटन मिल के ये मालिक हैं। तो निश्चित तौर पे इसमें देखिए क्या है कि स्वाभाविक तौर पे एक बिजनेस एंगल भी हो सकता है, बिजनेस राइवलरी भी हो सकती है, या इसके अतिरिक्त भी वजह हो सकता है। लेकिन चुनाव जब मौजूद है और खास तौर से जब परसेप्शन की बात होती है और जेडीयू बीजेपी जब सुशासन और उसके बाद कानून के राज की बात करते हैं और आरजेडी को जंगल राज की संज्ञा देते हैं, तो आरजेडी का प्रश्न पूछना लाजमी हो जाता है कि आखिरकार इसको जंगल राज न कहें तो क्या कहें। जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीट में कहा कि ये क्या है कि आज के शास्त्रों में, इनके शास्त्रों में इसे छवि मैनेजमेंट और उसके बाद तरह तरह की बात और तरह तरह की संज्ञा उन्होंने दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी जेडीयू का मतलब है कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू, सुशासन कुमार, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन अगर आप देखें
पिछले बिहार में पिछले 2 साल से अगर आप देख लीजिए तो बिहार का ऐसा कोई भी जिला शायद ही होगा जहाँ पे पुल पुलिया टूटे नहीं हो, गिरे नहीं हो। मतलब है कि अगर वही सुशासन है तो भ्रष्टाचार क्या है, इसकी डेफिनेशन एक हो सकता है कि अलग से करनी पड़े। इसके बाद तेजस्वी यादव को आपने देखा होगा कि वो क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं और क्राइम बुलेटिन जारी करने के बाद वो बताते हैं कि किस तरीके से बिहार में आम नागरिक जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, जो खास है वो भी सुरक्षित नहीं है। जैसा कि अभी अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो चुकी है और ये सरकार जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और ये कह रही है यही सुशासन कहती है, इसी को कानून का राज कहा जाता है। तो निश्चित तौर पे क्या है कि एक ये बहुत बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन मनीष इससे भी इतर एक हम आपको बात बताएं कि मामला दिल्ली का था, बिहार के वाली था और इनकी पूरी एक जगह थी जिसमें एक परिवार के 3 से 4 लोगों का मर्डर हुआ था और उस समय मैं किसी चैनल के लिए काम कर रहा था तो जो डीसीपी सेंट्रल है उन्होंने एक बात कही थी कि बॉडी ऑफेंस जो होता है, बॉडी ऑफेंस हमारे लिए कोई बहुत मतलब नहीं रखता है। वो पुलिस अधिकारी का वर्जन था और आप जो संसद मार्ग वाला जो थाना है उसी के सामने हजारों की संख्या में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। प्रोटेस्ट इस तरह का कि पिन ड्रॉप साइलेंस, वो भी अलग तरह का प्रोटेस्ट था। आप समझ सकते हैं कि दुख दर्द उसका किस तरीके का था। और उन्होंने ये कहा कि बॉडी ऑफेंस को हम बहुत बड़ा मैटर नहीं मानते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर इसका तो हम पर्दाफाश कर लेंगे। तो सवाल है कि पुलिस के अधिकारियों के मन में, पुलिस के भी दिमाग में ये चीज चलती है कि जो बॉडी ऑफेंस है वो कोई बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये जब इन्वेस्टिगेट होगा तो उसके बाद पता चल जाएगा। और जैसा कि संतोष सिंह ने भी कहा कि जहां तक क्राइम का सवाल है तो सरकार में क्राइम की संख्या में कमी नहीं है। हाँ, जरूर ये बात है कि पर्दाफाश जो उसका हो रहा है, क्राइम को वर्कआउट, क्राइम होने के बाद उसको वर्कआउट करने में सरकार जो तेजी ला रही है तो कहीं कहीं उसका भी एक फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। पहलेबाजी स्थिति नहीं है, लेकिन विपक्ष को मौका मिल चुका है। मनीष, बिल्कुल इसको लेकर मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि नीतीश बार बार पप्पू यादव भी कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, क्या नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को अब उतना तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं? इसकी क्या वजह, क्योंकि क्या उनके शासन प्रशासन पे क्या उनकी पकड़ कमजोर हो गई कि इस तरीके के वारदात, क्योंकि केवल पटना में नहीं, संतोष जी कल सिवान में भी 3 लोगों की सरेआम जो है तलवार से हमला करके हत्या कर दी गई। हाँ, भगवानपुर में ये घटना हुई है जहाँ 3 लोगों के साथ हुआ है ये, लेकिन आप मतलब ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार की पकड़ शासन या प्रशासन पे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार अकेले ऐसे बाजीगर हैं कि उनकी जरूरत सभी को है और उनको कोई भी राइट ऑफ नहीं कर पा रहा है या उनको कोई नकार नहीं पा रहा है, चाहे भाजपा हो। आप ये देखिए, भाजपा के पास पूरे देश की सत्ता है, संसाधन है, सारी ताकत है, उसके बावजूद भी क्या वजह है कि नीतीश कुमार को वो मतलब अलग करके नहीं रख पा रहे हैं। जबकि आप महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य को देखिए या दिल्ली देखिए, जहां भी आप देखेंगे भाजपा अकेले अपने दम पे, या हरियाणा हो गया, अपने दम पे सरकार बना रही है, उसे किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार में ऐसी क्या वजह है कि नीतीश कुमार बने हुए हैं? उसकी वजह यह है कि भाजपा जो है वो चाहे कुछ भी ओबीसी बोले, दलित बोले और अपने आप को अति पिछड़ा के मसीहा के तौर पे प्रस्तुत करे, लेकिन सच ये है कि इस समय अकेले नीतीश कुमार ऐसे हैं जो सभी दलों के सभी जातियों को साधने वाले वो अकेले ऐसे नेता है जिनकी आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। और ये बात भी सही है कि इस समय जिस तरह से उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वो अलग तरह की हरकतें कर रहे हैं या उनके हाव भाव अलग तरह के दिखते हैं, लेकिन उससे प्रशासन या राजनीति पे उनकी पकड़ कम हुई हो या कमजोर हुई हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो भाजपा को 1 मिनट नहीं लगता वो नीतीश कुमार जी को किनारे कर देती। लेकिन नीतीश कुमार जी को क्योंकि उन्होंने बना के अपने साथ रखा हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में वो अभी तक एक बड़ा स्तंभ है और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हाँ, जहां तक ये घटनाओं की बात है, मुझे लगता है कि कई बार आप जो है जैसे हत्या है या कई तरह की घटनाएं, उनकी कई वजह हो सकती है। आदमी घात लगा के हत्या कर रहा है, पुलिस ने उसके बाद किस तत्परता से जांच की नहीं की, वो एक बड़ा विषय होता है कि अपराधियों को संरक्षण तो नहीं मिल रहा, वो भाग तो नहीं रहे हैं।
आप गिरफ्तार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कुछ मुद्दे होते हैं, क्योंकि ये हत्या ठीक चुनाव से कुछ समय पहले हुई है, तो ये राजनीतिक मुद्दा बनेगी। और नीतीश कुमार को, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को कानून व्यवस्था को लेकर खास सजग रहना चाहिए और इस समय उन्हें खास ध्यान देना चाहिए, जिससे कि राजनीतिक मुद्दा तो ये बनेगा ही, लेकिन अगर वो थोड़ी सी चौकसी दिखाएं राजनीतिक मोर्चे के साथ कानून व्यवस्था प्रशासन पे भी, तो मुझे लगता है इस तरह की घटनाओं पे प्रभावी अंकुश लग सकता है। बिल्कुल। और संतोष जी, एक और, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव नजदीक है, आपने कहा कि बीजेपी आरजेडी दोनों जो है एक तरह से नीतीश कुमार पे दोनों की नजर रहती है, क्योंकि वो एक ऐसा वोट बैंक उनके पास है, उनका कुर्मी कोयली जो वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक, साथ साथ जो महादलित वोट बैंक है, तो कोई उनको त्यागना नहीं चाहता, कोई छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आपको लगता है कि जो गोपाल खेमका जिनकी हत्या हुई, उनके रिश्तेदार का साउंड बाइट में सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो शासन आरजेडी का था, जहां पे कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी थी या लालू यादव थे, तो कहीं ना कहीं अपराधियों जो थे, जो गैंगस्टर जो बिहार में थे, उनके मन में उनका खौफ हुआ करता था। आज किसी का खौफ नहीं है। इस पे आप क्या कहेंगे? और देखिए, ये तो उनके रिलेटिव्स क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। और जिस जंगल राज की बात हो रही है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हम में से कई लोगों ने उसका पूरा रूप भी नहीं देखा होगा और उस समय को अनुभव भी नहीं किया होगा। तो उस समय क्या स्थिति थी ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह की बातें की जाती हैं, जिस तरह की घटनाओं का उदाहरण दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो स्थिति भी नहीं होनी चाहिए कि दिन दहाड़े वही आप शोरूम से गाड़ियां निकाल लेते हैं, या संरक्षण के लिए आपको मतलब व्यापारियों को पैसा देना पड़ता है। हालांकि हमने नहीं देखा वो जंगल राज, और मुझे लगता है कि कई सारे लोग जो 40-45 की उम्र के होंगे, उनमें से बहुत लोगों ने वो जंगल राज का अनुभव, जो कथित जंगल राज है, उसका अनुभव नहीं किया होगा। तो राजनीति के तौर पर मुझे लगता है कि आप इस बहस में नहीं जाना चाहिए कि उनका राज अच्छा था या इनका राज अच्छा था। मुद्दा यह होना चाहिए कि बिहार जो है अपराध मुक्त होना चाहिए, जिससे कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ पे अपराधी व्यापारियों का कुछ नहीं कर सकते। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए, उसकी तरक्की के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि सरकारी व्यवस्था के अलावा सरकारी निवेश जो हो रहा है, नौकरियां जो है वो होनी चाहिए। लेकिन वो स्टेट तभी ग्रो कर सकता है जब वहां पे निजी निवेश आए, निजी लोगों को ये विश्वास हो कि यहाँ पे जो हम पैसा लगा रहे हैं वो सुरक्षित रहेगा, हमारी जान माल की रक्षा होगी। आप कोई भी राज्य देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटका, दक्षिण के राज्य हैं, वहां पे तरक्की क्यों है? क्योंकि निजी निवेश भी सरकारी तुलना में बहुत ज्यादा है। जबकि बिहार में आप देखेंगे कि सरकारी निवेश है, लेकिन निजी निवेश, आप कुछ भी कहते रहिए कि भाई ये निवेश हो रहा है, इतना हमने एमओयूज किया है, एमओयूज जमीन पे कितना आ रहा है? नहीं आ पा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जो है हमारे बिहार राज्य को और पीछे ले जाने वाली बन जाएंगी। तो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाना बहुत ही जरूरी है, किसी की भी सरकार हो। सबसे पहले जनता को ये डिसाइड करना है कि भाई वो सभी पार्टियों को अपने घोषणा पत्र में ये एक वादा जरूर लाने के लिए मजबूर करें कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और उसे वो किसी भी हालत में बनाए रखेंगे। उनकी पार्टी का नेता हो, किसी दूसरी पार्टी का नेता हो, अगर वो किसी को संरक्षण देता है, वो अपराध करता है, उससे भी सख्ती से निपटा जाएगा। और बिहार में कानून का राज होगा। कानून के राज पे बात होनी चाहिए। ये तुलना कभी नहीं होनी चाहिए कि उसके राज में कम होता है, इसमें ज्यादा होता है। तो ये मेरे को लगता है कि तुलना गलत है। होना ये चाहिए कि भाई हमारा जो है कानून का शासन होना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल ललित जी, देखिए संतोष जी ने कितना प्रमुख बात कहा कि निजी निवेश बिहार में जिस तरीके का अपराधीकरण हमने पिछले 3-4 दशक में जो सुना, वो एक प्रमुख वजह थी कि बिहार में जो निजी निवेश है और तमाम जो उद्योगपति, देश के जो दिग्गज उद्योगपति हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों में निवेश किया, वो बिहार जाकर निवेश नहीं करते थे। और गोपाल खेमका जैसे उद्योगपति जिसकी हत्या इस तरीके से गांधी मैदान पे कर दी जाती है, तो जो छवि बिहार की पहले से निवेशकों में एक नेगेटिव बनी हुई है, वो तो और उसको डैमेज होगा। जी पहले आप कुछ बोलना चाह रहे थे संतोष जी, आप पूरी करें बात। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। आप देखिए कि बिहार के जो वर्कर हैं वो पंजाब में जाके
10,000, 12,000, 15,000 रुपए महीने पे नौकरी करते हैं, कर्नाटका में 8-9 हजार रुपए में करते हैं, दिल्ली में आके आदमी जो है 5, 6, 7, 10,000 रुपए की नौकरी करता है महीने की। अगर हमारे बिहार में निवेश हो, नौकरी के अवसर हो, तो यही वर्कर वहां पे जो है अपना उद्योगपतियों को 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 रुपए महीना पे उपलब्ध हो सकता है, जो बेस्ट आप कह सकते हैं कि वर्कफोर्स और डिवोटेड वर्कफोर्स उन्हें उपलब्ध हो सकती है। उसके बावजूद क्यों नहीं लगा रहे हैं वहां पे उद्योग या कोई भी जो है बड़ा कारोबार क्यों नहीं आ रहा है? उसकी वजह यही है कि आदमी को कोई भी उद्योगपति, हम अगर एक शर्ट खरीदते हैं या पैंट खरीदते हैं, हम उसको 50 बारी पलट के देखते हैं, खोल के देखते हैं, इधर-उधर से पलट के देखते हैं। और जो आदमी हजारों करोड़ का निवेश करेगा, वो देखेगा ना मेरी जान-माल की रक्षा हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबसे पहले वो सुनिश्चित करने की जरूरत है। और मैं मतलब यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर शंका खत्म हो जाए, तो मैं और किसी स्टेट से बात नहीं करता हूं, मैं जो भारत के सबसे विकसित राज्य हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र, मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि हमारे बिहार में वो दम है कि वहां जो भी इंडस्ट्री लगाएगा या जो भी काम धंधा शुरू होगा, वो इतना बढ़िया चलेगा कि आने वाले समय में हम इन राज्यों को भी पछाड़ सकते हैं। बिल्कुल ललित जी, मेरा वही सवाल था आपसे कि किसी भी राज्य में अगर कोई भी निवेशक अगर जाता है तो सबसे पहले ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत बेहतर हो, उसका निवेश जो है वो सुरक्षित रहे, उसके फैक्ट्रियों में जो लोग काम कर रहे हैं वो उनके जान माल जो है उनका सुरक्षित रहे, उसको नुकसान नहीं हो। और अगर इस तरीके की घटनाएं अगर बिहार में गांधी मैदान में होती है तो पूरे बिहार की छवि को इसका आघात पहुंचता है, निवेशकों के बीच छवि को आघात पहुंचता है। मनीष एकदम सही बात कह रहे हैं आप, जो है कि निजी निवेश का या निवेश का कोई भी प्रारूप हो, सरकारी निवेश अगर नहीं है तो उसकी पहली प्राथमिकता ही यही होती है और पहली जरूरत ही होती है, प्री कंडीशन ही होती है कि वहां पर रूल ऑफ लॉ है या नहीं। और बिहार के साथ बदनसीबी ये है कि बिहार के साथ कि 1990 से केवल अगर हम टाइम लाइन भी ले लें, 1990 से लेकर के 2025 तक, तो आप देखेंगे कि इन 35 सालों में स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ कि सरकारें बदली, चेहरा बदला और जमीनी स्तर पर थोड़े बहुत बदलाव हुए, लेकिन जो कानून का जो राज है उसको लेकर के कमोबेश स्थिति एक जैसी रही। अब इसका एक बुनियादी वजह आप ये भी समझिए कि जब कहीं भी किसी भी राजनीतिक दल के नेता जब लोगों को ये सोच के चलेंगे कि उनको झंडा झंडा उठा करके पीछे चलने की आदत जब डाल देंगे, तो स्थिति परिस्थिति ऐसी ही होगी। और बिहार की ये बदनसीबी है कि वहां के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या है कि वहां की जनता को इस लायक समझा जो है कि वो ठीक है झंडा उठा उठा करके पीछे चले। और झंडा उठा करके पीछे चलने का मतलब हो गया कि आप अपने दिमाग से कम सोचो, कुछ जो जरूरत वाली जो चीजें होंगी वो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, मतलब है कि आपका जो अपना एस्पिरेशन है उसको बढ़ने मत दो। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि समाज का वो धनाढ्य तबका या जो कि राजनीति की तरफ जाने के लिए उत्सुक है और उसकी मंशा भी होती है, तो उसके बाद धीरे धीरे उसको ये लगता है कि सब शॉर्टकट्स होते हैं और अपने राह में आने वाली जितनी भी चीजें हैं उसको धीरे धीरे इस मतलब मसल पावर के जरिए उसको खत्म किया जा सकता है। इसीलिए आप देखेंगे कि तमाम सारे बड़े नेता, बिहार की सबसे बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि जितने भी नेता हैं और जिनके ऊपर वो दागी हैं, टेंटेड हैं, वो क्या कहते हैं, किसी के ऊपर 20 मुकदमा, किसी के ऊपर 25 मुकदमा, किसी के ऊपर 30 मुकदमा, और उसके बाद जनता के बीच जाके कहते हैं कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत जो है फंसाया गया है। सवाल है कि हर राजनीतिक दल का नेता यही बात कहता है कि मुझे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। तो आप बड़े पैमाने पे आप सोच सकते हैं कि जिनको दिशा और दशा को बदलने की जिम्मेदारी मिली है, न तो वो दिशा दे पा रहे हैं, न तो दशा बदल पा रहे हैं। आप देखिए कि ये पप्पू यादव जो आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि पप्पू यादव एम्बुलेंस में है और किस तरीके से वो सारी चीजें कह रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो है पूरा देश, पूरी दुनिया और बिहार की जनता भी जानती है कि पूर्णिया के अगल बगल के जिलों में उनकी छवि क्या है, रॉबिन हुड की छवि है। लेकिन सवाल है कि ठीक है आप मदद तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपकी छवि क्या है। बावजूद जो है पप्पू यादव जैसे लोग जो है बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीतते भी हैं और उसके बाद जो है तकरीरें भी करते हैं कि कानून का व्यवस्था जो है, कानून का राज जो है खत्म हो चुका है। तो निश्चित तौर पर देखेंगे कि यहाँ अगर बिहार की बात देखें, और जो अभी संतोष जी भी कह रहे थे कि वो बुनियादी तौर पर लोगों को अपनी सोच में बदलाव करना होगा। और सबसे बड़ी चीज है कि पुलिस के अधिकारी जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो कानून के शासन को इस्टेब्लिश करें, अगर वो कहीं न कहीं चूकते हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनती है। आप देखिए कि अगर सरकारी अधिकारी, सरकारी महकमा
अगर वो करप्शन फ्री एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में मदद करे और जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो भी सपोर्ट करे, तो आप देखेंगे कि स्थिति परिस्थिति बदलेगी। लेकिन जिस तरीके से चाहे वो आरजेडी का शासन हो, चाहे बीजेपी जेडीयू का शासन हो, एनडीए का, आप देख रहे हैं कि करप्शन के मामले में कोई कमी नहीं आई। थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ वो, लेकिन ये कि करप्शन जो है अभी भी रूट कॉज बना हुआ है। और करप्शन जब रूट कॉज बन जाता है तो ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं, ये सब उसके लक्षण हैं जो आपको अपराध के तौर पर नजर आते हैं। तो जो घटना घट रही है, जो या बिहार की जो स्थिति बनी है, निजी निवेशक जो बिहार से दूर जा रहे हैं, उसके पीछे मूल वजह यही है कि कहीं ना कहीं शासन सत्ता की जड़ में करप्शन एक बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है। और ये सब उसके एक अलग अलग रूप और रंग हैं जो कि नजर आ रहे हैं। लिहाजा बिहार में जिस बड़े पैमाने पर निजी निवेश होना चाहिए, और आज की घटना या इसके पहले की जो घटना हुई है, वो निश्चित तौर पे क्या है कि जो बाहर के जो निवेशक होते हैं उनको, उनके मन में एक डर का भाव तो पैदा हो ही जाता है कि जब वहां पे व्यापारी सुरक्षित नहीं है तो हमारा कैसे, हम अगर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैसे सुरक्षित रहेगा। तो कहीं ना कहीं वहां के नेताओं को और वहां के लोगों को भी, बिहार के लोगों को भी ये सोचना और समझना होगा कि इस स्थिति से कैसे परिवर्तन हो, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला एक वोट के जरिए होता है और हर एक वोट कीमती होता है। और जब तक वोटर अपने वोट की कीमत को सही तरीके से नहीं समझेगा तो इस तरह के नतीजे, इस तरह की जो परिणाम और इस तरह के दृश्य जो है हम सबके सामने आते रहेंगे। जी मनीष। संतोष जी, आपके पास आना चाहेंगे। संतोष जी, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, आपने देखा होगा, फिर से मैं उनका जो ट्वीट है मैं दिखा दूं दर्शकों को। संतोष जी, इस पे प्रतिक्रिया दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि हर महीने बिहार में सैकड़ों व्यापारियों की हत्या हो रही है, लेकिन जंगलराज नहीं कह सकते, क्योंकि इसे ही शास्त्रों में मीडिया प्रबंधन, परसेप्शन मैनेजमेंट और छवि प्रबंधन कहते हैं। आप इसमें रोशनी डालिए कि आपको लालू यादव का जो शासन था या राबड़ी देवी उनका जो शासन था, उसको जंगलराज कहकर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू लगातार हमला करती है। लेकिन जो इस तरीके की जो क्राइम है, हाल फिलहाल में जो घटनाएं हमने बिहार में देखी है, क्या उसको उससे कोरिलेट नहीं कर सकते? क्योंकि कानून व्यवस्था तो अभी भी खराब है, कई जगह हत्याएं हो रही हैं। तो जंगलराज तो केवल लालू यादव के शासन को जंगलराज कहना, और अभी जो शासन है ये, इसमें जो हत्याएं हो रही है, इसको क्या कहा है? देखिए, पॉलिटिक्स को आप थोड़ा सा ना मार्केटिंग की तरह समझिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में, तो उसके लिए क्या आपको आकर्षक विज्ञापन नीति चाहिए, आपको एक विज्ञापन प्लान बनाना होता है और एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं आप, और उसके तहत जो है आप कई तरह के जो मीडियाज होते हैं, जैसे कि हमने जर्नलिज्म में पढ़ा है कि आप जो है अगर एक ही तरह के विज्ञापन सभी माध्यमों में देखते हैं, चाहे वो टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया हो, या नुक्कड़ नाटक हो, या आप कह सकते हैं कि मेले में हो, कठपुतली के खेल के थ्रू हो, तो जब आप एक ही तरह की चीजें देखते हैं तो वो क्या है कि आपके माइंड को पकड़ता है और आपके दिमाग में वो चीज आती रहती है, जिसे जो जर्नलिज्म में माइकल बर्नम ने बोला कि भाई कल्टीवेशन सिद्धांत है। तो आप ऐसा कल्टीवेशन सिद्धांत जो है उसमें आप कह सकते हैं कि बीजेपी उसकी एक्सपर्ट है। बीजेपी को कोई भी चीज अगर जनता के सामने ले जानी हो, छोटी सी चीज होती है, वो उसको इतना बड़ा बना देती है और उसको इस तरीके से दिखाती है कि आप उसको बिल्कुल ये मानने लग जाते हैं वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सच है, और आपको मतलब कोरिलेट करते हैं क्योंकि आपको चारों तरफ से वही चीजें देखने और सुनने को मिलती है। और राजनीति क्या है, राजनीति में भी आप भाई एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मान लीजिए आरजेडी से तेजस्वी यादव हो गए, जेडीयू से नीतीश कुमार हो गए, बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी हो गए, कांग्रेस से राहुल गांधी हो गए। तो ये सब क्या है कि अपने जो पार्टी है या कह लीजिए कंपनी है उनके प्रोडक्ट है और इनकी मार्केटिंग करनी है। अब इनके लिए आपको बेचने के लिए क्या याद रहता है, आप कोई भी बड़ा विज्ञापन अगर याद करेंगे तो उसकी जो टैगलाइन होती है वो हमेशा आपको याद रहती है। आप जैसे वर्ल्ड कप हुआ तो कोक ने बोला जी हम जो है इसके ऑफिशियल सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, तो पेप्सी पीछे क्यों रहती, पेप्सी ने बोला नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो ऑफिशियल चीज लोग भूल गए और उन्होंने इतना विज्ञापन किया, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट आपके दिमाग में आ गया। अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया, तो वो टैगलाइन है। तो उस समय जो भी अपराध हुए, और क्योंकि बीजेपी वहां बहुत ही पीछे थी, उसने बोला भाई कैसे हम आगे बढ़े, कैसे बढ़े, तो जंगल राज का एक टैग आया, एक नया आप कह सकते हैं कि कैची लाइन था, या जैसे कि अपने समाचार पत्रों में भी होता है कि कैची हेडलाइन हमेशा आपको याद रहती है, कोई ना कोई एक दो हेडलाइन आपने भी दी होंगी
ललित सर ने भी दी होंगी, और वो याद रहती है, जनता को भी याद रहती है, आपको भी याद रहेगी हमेशा की, या दूसरे अखबारों में भी पढ़ते हैं या टीवी में देखते हैं तो कैची हेडलाइंस आपको याद रहती है। तो जंगल राज का वो आप कह सकते हैं कल्टीवेशन सिद्धांत का जो कैची हेडलाइन सब सेक्शन है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और वो एक उन्होंने टैगलाइन बना दिया। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जंगल राज था या नहीं था। मेरे दादाजी के समय में क्या हुआ, जैसे लोग बोलते हैं कि जी उस जमाने में घी 5 पैसे में मिलता था। भाई वो जमाना ऐसा था, उस समय 5 पैसे की भी वैल्यू थी ना, आप उस वैल्यू को भी देखेंगे। तो जंगल राज था या नहीं था, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरे समय में मुझे सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, मेरे आस पड़ोस का वातावरण सुरक्षित है या नहीं है, मैं बेखौफ बाहर जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं, काम धंधा कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बहस इस पे होनी चाहिए। और अगर भाई तेजस्वी यादव कह रहे हैं जंगल राज वो था और ये था, और बीजेपी उसको जंगल राज बताती है, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों को पटना के गांधी मैदान में एक आयोजन करना चाहिए और ये बताना चाहिए भाई इनके समय में ये अपराध हुए, इस पे ये एक्शन हुआ, हमारे टाइम में ये हुआ और हमने इतना एक्शन लिया, और जनता उसके बाद तुलनात्मक रूप से अध्ययन करे और उसके हिसाब से वोट दे। और जैसा कि ललित जी ने बताया कि जब तक जनता को ये नहीं पता लगेगा कि हमारे वोट की क्या कीमत है, जब तक वो जात पात वर्गों में बटी रहेगी, तब तक यही होता रहेगा। बिहार में तो मुद्दा ही कुछ नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये होना चाहिए कि मेरी कमाई कैसे बढ़ेगी, मेरा पलायन कैसे रुकेगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, और जो मेरा नौकरी का लेवल है, स्किल का लेवल, वो कैसे ऊंचा होगा। इसके अलावा बिहार को और किसी भी चीज पे मेरे को लगता है चर्चा नहीं करनी चाहिए। इन्हीं कोर मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति में भी सुधार आएगा और लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। बिल्कुल संतोष जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कहा। जहां पूरे देश का प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए के करीब है, बिहार में वो मुझे लगता है कि 75,000 से भी कम है। तो दुर्भाग्य है बिहार का। अपने यहाँ पे वो 37,000 रुपए है। 37,000 है। 37,000 मात्र रुपया है प्रति व्यक्ति आय बिहार का, जहाँ मुझे लगता है देश का 1,80,000 के आसपास, अगर संतोष जी 1,80,000 रुपए के करीब है। तो देश में सर 3,20,000 से ऊपर है। अच्छा, तो ललित जी ये बताइए कि अब जबकि बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा, और क्योंकि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं, जाहिर तौर पर इसका जो पैमाना होगा कसौटी पे कसा जाएगा, शासन को वो चुनाव में कसा जाएगा। बार बार भारतीय जनता पार्टी जेडीयू जंगल राज की बात करती है, लेकिन 2005 के बाद पिछले 20 सालों से सत्ता में, अगर छोटा सा अंतराल अगर छोड़ दे जिसमें आरजेडी सत्ता में रही है, तेजस्वी रहे हैं, तो लोगों के मस्तिष्क में यही बात बैठा हुआ है कि जेडीयू बीजेपी की वहां पे साझा सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो जो युवा जो 20 साल के हुए हैं, या जो 2000 के बाद जिनका जन्म हुआ होगा, तो जिन्होंने 25 सालों से जब से उन्होंने होश संभाला होगा, वो नीतीश कुमार को बतौर मुख्यमंत्री देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। वो तो इसी कसौटी पे कसेंगे। इसलिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जब सीवान गए थे, तो वो जनता को याद दिलाना चाह रहे थे, और खासतौर से उन्होंने युवाओं को केंद्रित करके बोला कि युवाओं को ये पता नहीं है कि उनके बाप दादा ने कौन सा दौर देखा है। तो क्या वो इशारा कर रहे हैं कि भाई पिछले 25 पुरानी बातों को याद करो, इस 25 साल में क्या हुआ उसको छोड़ दो। तो युवाओं को तो ये मस्तिष्क में बैठेगा कि भाई वो तो सामने देख रहा है किस तरीके से हत्या हो जा रही है सड़कों पे, तो चुनाव में तो इस बातों को ध्यान में रख के वो मतदान करेगा। मनीष साहब ने बहुत अच्छी बात की, और जैसा कि संतोष जी ने भी कहा, एक बात तो बड़ी साफ है कि ये बात आपने सही कहा कि जो भी युवा 2005 में जिसकी पैदाइश हुई होगी और आज की तारीख में वो वोटर बन चुका है, उसकी उम्र 20 साल हो चुकी है, और 20 साल से वो नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहा है। थोड़ा और बड़ा हुआ होगा, मान लीजिए 2005 में है तो 2015 और 2020, करीब 10 साल का जब रहा होगा, तो उसको तेजस्वी और नीतीश की एक जोड़ी दिखी होगी 10 साल। हो सकता है कि उसकी मेमोरी उतनी ज्यादा ना हो, वो खत्म हो जाए। 2020 का वही हुआ होगा तो 15 साल का हुआ होगा, तो उसके बाद भी उसने फिर तेजस्वी और नीतीश कुमार को देखा होगा। ये बात सच है। देखिए, जैसा कि संतोष जी ने कहा बहुत सही कि ये परसेप्शन की लड़ाई है। दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि वो एक छोटी सी भी घटना को या छोटी सी भी बात को इस तरीके से पेश कर देती है कि उससे बड़ी चीज कुछ हो नहीं सकती। मतलब अच्छा काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और बुरा काम है तो उससे खराब और कोई नहीं कर सकता।
मतलब है कि अगर आरजेडी है तो जंगल राज ही है। तेजस्वी यादव लाख चिल्लाते रहे कि हमने युवाओं को नौकरी दी, युवाओं को रोजगार दूंगा, बिहार की तस्वीर बदल दूंगा, सब कुछ बदल दूंगा, लेकिन जंगल राज का जो टैग है वो इतना ज्यादा खराब है कि ये लोग आएंगे तो जंगल राज ही वाला काम करेंगे, उससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते। और हम हैं कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं उससे और बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए बात सही है कि ये परसेप्शन की लड़ाई है, और वो याद याद दिला रहे हैं। ये बात सच है कि जो 25 साल मतलब 20 साल का जो युवा है उसके दिमाग में वो दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा कि गोपाल खेमका का मर्डर हुआ है। उसको क्यों नहीं ये समझ में बात आएगी कि सीवान में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। उसको ये बात क्यों नहीं दिख रही होगी या समझ में आएगी जो है कि बिहार के अलग अलग इलाकों में इस तरह की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। वो तो हो रही हैं, वो जमीन पे है, नजर भी आ रहा है, दिख भी रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताती है कि जो भी कुछ हो रहा है वो हुआ तो है, लेकिन फर्ज करिए कि अगर ये लोग आते हैं तो इससे भी बड़ी चीजें हो जाएंगी। मतलब एक तरीके एक फियर फैक्टर को इंस्टिल करो और ये बताओ कि कुल मिला करके जो हमारा जो शासन है इनके शासन से अच्छा है। और आप अपने बाप दादाओं से पूछिए कि 1990 से लेकर के 2005 के बीच में क्या क्या होता था, किस तरह की चीजें होती थी। लेकिन मनीष, सबसे बड़ी चीज है कि इसका एक पहलू और है कि अगर नीतीश कुमार का शासन इतना खराब होता और बीच में 2015 का एक शॉर्ट टाइम और उसके बाद 2020 का एक शॉर्ट टाइम उसको माइनस कर दीजिए, तो उसके बाद एक सवाल जरूर उठता है और ये भी लोग पूछते हैं बिहार या बिहार के बाहर भी कि अगर वो व्यक्ति इतना खराब होता तो बिहार की जनता ने उस व्यक्ति को मौका इतना ज्यादा क्यों दिया। ये भी एक सवाल होता है। अब इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि उसमें पोस्टमार्टम करके क्या चीज हमारे लिए सेट होगी, क्या चीज हमारे लिए फिट होगी, क्या चीज मेरे लिए अनुपयुक्त होगी, उसको हमको छोड़ देना है, उसको हटा देना है, बात वो है। और अब ये देखने वाली बात है कि इस तरह, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मरीज की बॉडी ऑफेंस को कम से कम पुलिस के अधिकारी बॉडी ऑफेंस को मान के चलते हैं कि बॉडी ऑफेंस जो होता है वो होगा ही होगा, उसको हम रोक ही नहीं सकते। ये है कि वर्कआउट करना एक बड़ा मैटर करता है। जैसा कि संतोष जी ने भी बोला कि इस सरकार में अपराध को आप छोड़ दो, अपराध जो हो रहा है वो तो दिख रहा है, सामने हुआ है, लेकिन अपराध होने के बाद उसका जो वर्कआउट हुआ है उसमें तेजी आई है। तो ये भी एक चीज है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पे एक यूपी के विधायक हुआ करते थे और वो बार बार एक बात कहते थे पुलिस अधिकारियों को या प्रशासनिक अधिकारियों से, और जब पत्रकारों से भी मिलते थे उनका ये सवाल होता था कि भाई हमारी पार्टियों का शासन का क्या है, 5 साल अगर हमने अच्छा नहीं किया जो तो जनता हमें उखाड़ करके फेंक देती है, लेकिन आपका क्या है जो 21 साल की उम्र में नौकरी में आ जाता है, प्रशासन में आ जाता है, शासन में आ जाता है, और वो ताउम्र 60 साल तक वो नौकरी करता है। और 60 साल की नौकरी में अगर उसकी पूरी स्पैन 40 साल का मान लिया जाए तो 8 सरकारों का, कम से कम 8 सरकारों का जो 5 साल के हिसाब से 8 सरकारें वो देखता है। तो जिम्मेदारी जो है वो शासन प्रशासन में जो बैठे हुए अधिकारी वर्ग है उसकी ज्यादा बनती है। नेता दिशा और दशा दिखाता है, लेकिन अधिकारियों को यह समझना होगा कि अल्टीमेटली उनकी जो बाध्यता है वो कानून के प्रति है, संविधान के प्रति है, और वो उस बात को सिरे से खारिज करे और नकारे कि ये चीज नहीं हो सकता है, इसको हम नहीं कर सकते। और मनीष, ये दुर्भाग्य रहा है कि जैसा कि संतोष जी ने एक बात कही कि अगर कर्नाटक में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आता है, तमिलनाडु में इन्वेस्टमेंट आता है, तो निश्चित तौर पे बिहार के लोगों को, बिहार की जनता को, बिहार के शासन प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों को, नेताओं को ये समझना होगा कि वो राज्य जो केस स्टडी है कि आखिरकार क्यों ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में अपराध नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अपराध नहीं होता है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि पुणे में करीब 7 दिन के अंदर जो 2 घटनाएं हुई थी, और बावजूद जो वहां पे निवेश में कोई कमी नहीं है। गुजरात में भी अपराध होता है लेकिन निवेश में कमी नहीं है। तो आखिर वो मूल वजह क्या है कि जिसकी वजह से बिहार निवेश करने लोग नहीं जाते हैं? क्या एक बड़े पैमाने पे यह समस्या है या एक ये संस्थागत समस्या बन गई है? तो निश्चित तौर पे जो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें ये सब विषय बनेगा, लेकिन अल्टीमेटली बिहार की पब्लिक को ही अंत में डिसाइड करना है कि वो शासन सत्ता किसके हाथ में सौंपे, क्योंकि विकल्प तो फिर वही है कि अगर शासन सत्ता आरजेडी के हाथ में उसके काफी करीब जाते हैं तो हो सकता है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें से जा करके वो आरजेडी का हिस्सा बन जाए। फिर कुछ परिवर्तन हो तो पता चला महागठबंधन की तरफ से कुछ घटक एनडीए की तरफ चले आए। तो कहने का अर्थ है कि जनता एक तरीके से लाचार है, और चूंकि उसको 5 साल के बाद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, और क्योंकि वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है तो उसमें उसको जाना ही जाना होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में जनता के सामने जो एक विकल्प है वो कम है। एक विकल्प के तौर पर जन स्वराज पार्टी जरूर आ रही है, लेकिन आपने देखा होगा कि उसका क्या हश्र हुआ है चुनाव में।
तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, गंभीर सवाल है और उस पर चिंतन मनन करना यही जरूरी है। सवाल ललित जी, एक आखिरी कमेंट जो है संतोष जी से ले लेते हैं। संतोष जी, आप जैसे देखते हैं जो 2000 के बाद जिसका जन्म हुआ बिहार में और जो 20 साल से नीतीश जी को देख रहा है वहां पे मुख्यमंत्री बतौर, तो उनके मन में क्या भावना आएगा जब वो मतदान करने के लिए जाएंगे, अगर वो देखेंगे कि इस तरीके की हत्याएं जो है सरेआम पटना के सड़कों पे हो जा रही है? मुझे लगता है कि जो आज का युवा है बिहार का, जैसे हमारी भी बातचीत होती है लोगों से, अभी मैं बिहार का मतलब 10-12 दिन घूम के भी आया वहाँ, तो युवा जो है वहाँ पे शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। कानून व्यवस्था मतलब 1-2 जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, अगर उनकी बात करें तो निश्चित तौर पे ये आदमी को एक थोड़ा-सा मन में चिंता होती है। लेकिन मेरे को लगता है वहाँ का युवा जो है, वो पहले जैसा नहीं है। अब उसको लगता है कि भाई रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, और नहीं तो मतलब मैं आपको बता दूं, जैसा पटना में मेरी कई लोगों से बात हुई। अब बिहार के बच्चे जो है पंजाब के युवाओं की तरह ये सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम ऐसे कौन से कोर्स करें जिससे कि हम विदेश चले जाएं। तो उनके मन में स्पष्ट है कि रोजगार चाहिए हमारे को, रोजगार नहीं मिलेगा तो भाई हम दूसरी जगह भी जाएंगे, उसके लिए हम अच्छी शिक्षा लेंगे। और आप चाहे कोटा देख लीजिए, चाहे कर्नाटक देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, और ये उन स्टेट्स का खुद का आंकड़ा है कि 40% बच्चे जो है बिहार से आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था, ये 3 चीजें जो है, ये 3 मुद्दे होंगे। लेकिन युवाओं के बीच में मन में जो है वो रोजगार का मुद्दा होगा, और जिसको रोजगार मिला होगा वो अपने हिसाब से वोट देगा, उसकी फैमिली के लोग उस हिसाब से वोट देंगे, जिनको नहीं मिला है वो अपने हिसाब से वोट देंगे। बिल्कुल संतोष जी ने वाजिब बात कहा कि युवाओं के बीच जो मुद्दा होगा वो शिक्षा का होगा, रोजगार का होगा, कानून व्यवस्था भी होगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर रोजगार जिस राज्य में युवाओं को उपलब्ध होता है, शायद वहां पे लोग क्राइम पे निश्चित तौर पर कंट्रोल होता है, क्योंकि अगर जिसके पास रोजगार नहीं होगा वही शॉर्ट टर्म में जो है इस तरीके के गेन के लिए क्राइम के धंधे में उतरता है, और युवा इसीलिए उनको उस तरफ आकर्षित भी होते हैं। लेकिन अगर राज्य सरकार अगर रोजगार उपलब्ध कराती है तो ज़्यादातर प्रोग्राम पे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखना होगा कि बिहार में चिंता के मर्डर के बाद विपक्षी दलों को बड़ा मुद्दा मिल गया है नीतीश सरकार और एनडीए को घेरने के लिए। तेजस्वी यादव हमलावर है, पप्पू यादव हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है, लेकिन देखना होगा कि इसका क्या असर जो है चुनाव पे पड़ता है। तो और अभी तक नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि डीजीपी, बिहार डीजीपी ने एक एसआईटी का गठन कर दिया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो हम सब की इस पर नजर रहेगी कि ये जांच किस कंक्लूजन तक पहुंचना है। तो संतोष जी आज शामिल होने के लिए हमारे साथ, और ललित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने विस्तार से बिहार के पूरे राजनीति पे और वहाँ जो घटनाक्रम हुआ है उस पर रोशनी डाला। और दर्शकों आपसे अपील करेंगे कि अगर आपने अभी तक द फेडरल देश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप करें। आपके हर सुझाव को हम मानेंगे, उसका स्वागत करेंगे। और हमारे दूसरे जो वीडियो हैं जो उसको भी आप लाइक करें। और अगर खबरें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो द फेडरल वेबसाइट पर जाकर विस्तार से आप हमारी खबरों को भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी आज जुड़ने के लिए। ललित जी आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।